अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में बढ़ती महंगाई की। आपको बताएं कि दुनिया भर के अक्सर ममालिक इस वक्त महंगाई की ज़द में है और महंगाई बिलाशुबा एक बड़ा आलमी मसला बन चुकी है। दुनिया की मजबूत मईशतें भी वबा के असरात और उनके नतीजे में होने वाली महंगाई से आज़ाद नहीं रह पाई हैं, अगरचे इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। मुख्तलिफ ममालिक का हम जिक्र कर लेते हैं। पहले आपको बताएंगे कनाडा की सूरत हाल, जहाँ खरोनोश जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतों में 3.9%, हाउसिंग की अशिया के हवाले से जो कीमतें हैं उनमें 4.8%, ईंधन की कीमतों में 32% इजाफा हो चुका है, जबकि यहाँ महंगाई की शरह गुज़श्ता 18 साल में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, अमेरिका में 2020 की निस्बत महंगाई की शरह में 5.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका में 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। न्यूजीलैंड में महंगाई की शरह में 4.9% इजाफा देखा गया है और ये गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा है। न्यूजीलैंड ने गुज़श्ता साल हम आपको बताएं कि गुज़श्ता 7 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उसे अपनी जो शरह सूद है उसमें इजाफा करना पड़ा। 2020 के मुकाबले में चीन की फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ अपनी पैदावारी एशिया की कीमतों में 10% इजाफा किया गया है। 2020 के मुकाबले में यूरोप के अंदर सारिफीन के लिए कीमतों में 3.4% इजाफा देखा गया है। बरतानिया का रुख करें तो वहाँ 1997 के बाद महंगाई में 4% इजाफा देखा गया। दुनिया भर में कॉपर की कीमतें 10 साल में सबसे ज़्यादा हैं। जिंक की कीमतें पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा रही। एल्यूमिनियम की कीमतें गुज़श्ता 13 साल में सबसे ज़्यादा हैं। अब ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या असरात हैं और इस महंगाई के मसले से अब निपटा कैसे जा सकता है? तरक्की पजीर ममालिक क्या कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी कमर टूट कर रह गई है कोविड-19 के बाद? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, माहिर मुआशियात हैं और बात हमसे करेंगे यही महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक़दस अफजल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर चाल है बहुत आपका? ठीक। शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि महंगाई जिसके बारे में अभी हम डिटेल लोगों से शेयर कर रहे हैं, नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या वजह है कि कोई 1, 2, 10, 12 ममालिक नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो महंगाई की लपेट में है सर? मैं अभी आपके जो आप स्टैटिस्टिक्स पेश कर रही थी, मैं सुन रहा था और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना है और आपका सवाल ये है कि इसकी क्या वजूहात है। तो देखें, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वैक्सीनेशन के रेट डेवलप्ड वर्ल्ड में बिलख़ुसूस बढ़ते चले गए हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमीज़ अब ओपन अप हो रही हैं। तो जैसे अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो वहाँ पे जो सारी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पेंट अप डिमांड, यानी कि जो भी लोग अपने खर्चे जिन्होंने नहीं किए थे, अब वो तमाम के तमाम खर्चे करने की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई साइड में, यानी कि सप्लाई चेन में बहुत सी रुकावटें हैं। हर नोड पे सप्लाई चेन में रुकावटें दरपेश हैं, जिसकी वजह से आपने जैसा कि आपने फरमाया अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में, जी। कि हमने देखा है कि वर्ल्ड ओवर कमोडिटीज़ की प्राइसेस में एक होशरुबा किस्म का इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आज ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स का कुछ डेटा देख रहा था और मैंने उसमें देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस दुनिया में 7 साल की या 7 या 8 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डिमांड है, जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होती चली जा रही है। जी। तो ठीक है, अब ये डिमांड तो फौरी तौर पे पूरी नहीं हो सकती है ना, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या इकदामात किए जा सकते हैं, इस पे मैं आपसे यकीनन बात करूंगी, लेकिन एक चीज़ हमें ये समझा दीजिएगा, तरक्की पजीर ममालिक में इस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ये तो समझ में आता है, लेकिन जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं वो तो ज़ाहिर कोविड के बाद जो सूरत हाल हुई उसके लिए पहले से तैयार भी होंगी किसी न किसी हद तक। कोविड इतना अरसे से मौजूद है, कुछ ना कुछ हिकमत अमली अभी भी उनकी कुछ ना कुछ हम बनती हुई भी देख रहे हैं, उस पर अमल दरामद भी होता देख रहे हैं। फिर क्या वजह है कि सूरत हाल वही है, तरक्की पजीर ममालिक में जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी है, कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा? देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, बिलखुसूस अमरीका के अंदर जब इन्फ्लेशन आती है या अफरात ज़र होती है, तो उसकी इकोनॉमी का साइज़ इस कदर बड़ा है कि उससे पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशनरी साइकिल चलता है, जिसमें बिलखुसूस एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ा असर आ रहा है। और वही आपने देखा पिछले दिनों में कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी प्राइसेस है, बिलखुसूस
पेट्रोल प्राइसेस, उनमें बहुत तेज़ी से एक इज़ाफ़ा होता नज़र आया है। माइंड यू, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये इज़ाफ़ा क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से है, हाँ, लेकिन बिल्कुल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे एक्सचेंज रेट का नीचे आना भी है। तो आई थिंक ये बताना भी यहाँ आपके नाज़रीन को ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें मिल के इसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी जैसी कंट्रीज़ के ऊपर। तो जैसे ही ऑयल की प्राइस बढ़ती है, अब ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी एक बेसिक इनपुट है जो आपके तमाम इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जाता है, तो उसका फिर एक पास थ्रू तमाम चीज़ों की तरफ जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिस पे मैं ये कहूँगा कि ये बोथ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक इन्फ्लेशनरी साइकिल की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। ठीक है, रीजंस पे हमने बात कर ली। अब अख्तर साहब ये फरमा दीजिएगा कि इसके लिए इकदामात क्या हो सकते हैं, अब कैसे इससे फौरी तौर पर निकला जा सकता है। कोविड ने यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, बहुत सारी जगहों पर नहीं है साजो सामान जिससे चीज़ें जो हैं बनाई जा सकें, आगे सप्लाई की जा सके। तो फिर किस तरह से काबू पाया जाएगा कम वक्त के अंदर? देखें, इसके जो प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन जिन डिमांड प्रेशर्स की वजह से दुनिया में जिसने सर उठाया है, देखें इसको कुछ थोड़ा-सा वक़्त लगेगा स्मूथ आउट होने में। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत तवज्जो तलब है, क्योंकि हमारा मुल्क में गुर्बत की एक बहुत बड़ी तादाद है, गरीब लोग उसकी वजह से बहुत प्रेशर में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकारी हलकों के अंदर टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात होनी चाहिए। टारगेट सब्सिडीज़ का मतलब ये है कि आप बजाय किसी ऐसे शख्स को पेट्रोल की कीमत कम करके दें जो कि एक बहुत बड़ी गाड़ी चलाता है, आप रिक्शे वालों को, आप मोटरसाइकिल चलाने वालों को, ऐसे लोगों के पेट्रोल की प्राइस में कुछ ना कुछ कमी हुकूमत की तरफ से करके दे सकते हैं। इस अमल को टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। तो आई थिंक एक तो ये चीज़ है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। जो आवाज़ें भी आ रही हैं इस्लामाबाद से, मैंने सुना है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी सोच-विचार हो रहा है इसके ऊपर। एक दूसरी चीज़, देखें, जहाँ पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन तो अब आके बहुत बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम था कि कारोबार की बंद हो जाने की वजह से बिलख़ुसूस पाकिस्तान में गुर्बत में इज़ाफ़ा हुआ है कोविड-19 के आने के बाद। तो मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ। जी। जी डॉक्टर अब्दुल साहब जारी रखिएगा। मैंने कहा बिल्कुल इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों के कारोबार जी, बंद हो गए हैं, जी। हालात बहुत ख़राब हुए हैं लोगों के कोविड की वजह से। जी, ये तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन इस ज़िम्न में हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या वो ये सोच भी रहे हैं, मैं उनको एप्रिशिएट करूँगा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। देखें, आपको अगेन हमारा जो अ, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, एहसास किफ़ालत, या जिसको एक ज़माने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी कहते थे या अभी भी कहते हैं, आई थिंक उसको मैसिवली एनहांस करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी हम तकरीबन 168 या 170 नहीं, बिलियन चला तो रुपीज़। रहे हैं डॉक्टर अक़दस साहब, चला तो रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। अगर हम पाकिस्तान की आप भी खास तौर पर बात कर रहे हैं, कि मैं एहसास प्रोग्राम है, दायरा कार उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यंगस्टर्स को कर्जे दिए जा रहे हैं, लोगों को आसान इक़सात पर मकानात दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही जी, है ना। बहुत सारी चीज़ें करी है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि जो जब किसी माशरे में पॉवर्टी बढ़ती है, तो उसमें जो ये प्रोग्राम्स चलते हैं ना, जिसको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स कहते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 168 या 170 बिलियन रुपए लगाती है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो कर तो रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसको सिग्निफिकेंटली एनहांस करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक उसके बारे में हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं अभी सोच भी रहे हैं, और वो आगे भी चल रहे हैं। तो ये मेरा जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है जी, आपका पॉइंट पहुंच गया। और ये जो आपने टारगेटेड सब्सिडी की बात की, आपने खुद भी फरमाया कि बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है, तवज्जो भी दी जा रही है, और कुछ ना कुछ इकदामात हो भी चुके हैं, कुछ ना कुछ हम आने वाले दिनों में होते हुए भी देखेंगे। बहरहाल डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, आप माहिर हैं, मईशत के हवाले से राय अपनी शेयर कर रहे थे, अपना तजिया शेयर कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अभी जी हमें बढ़ना है आगे, और तुर्की से कुछ देर पहले ये खबरें आ रही थी कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ारत ख़ारिजा को कहा है कि अमरीका समेत
سمیت جو 10 مغربی ممالک کے سفیر ہیں ان کو ناپسندیدہ قرار دے. ان میں جرمنی اور فرانس کے سفیر بھی شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ سفیروں کو زیر حراست سماجی کارکن عثمان کالکی کی حمایت میں بیان دینے پر ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ابھی یہ فیصلہ جو ہے جن ممالک نے اس پر تنقید کی ہے وہ اس کو واپس لے چکے ہیں. رجب طیب اردوان نے اس کو سراہا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پرسنل معاملہ تھا, آپ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں اس پہ انٹرفیئرنس کرنے سے, تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کے اس اقدام کو سراہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ ہوا کیا تھا, کیا سچویشن ہے, کیوں یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے, کون ہے یہ شخصیت جن کو اریسٹ کیا گیا جس پہ اتنا ہنگامہ برپا ہے؟ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس اس بارے میں, آپ کو دکھائیں گے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جرمنی، امریکہ، فرانس سمیت 10 مغربی ممالک کے سفیروں کو ناپسندیدہ قرار دے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر نے یہ فیصلہ ان سفیروں کی طرف سے زیر حراست سماجی کارکن عثمان کوالاکی کی حمایت میں بیان دینے کے نتیجے میں کہا ہے. ان 10 ممالک کے سفیروں نے ترک حکومت سے اپیل کی تھی کہ سماجی کارکن کو فوری رہا کیا جائے. تفصیلات کے مطابق ناپسندیدہ قرار دیے جانے والے سفیروں میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن کے سفراء شامل ہیں. صدر طیب اردوان نے سفارتکاری میں استعمال ہونے والی اصطلاح کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے وزیر خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد ان 10 ممالک کے سفیروں کو ناپسندیدہ شخصیت ہونے کا اعلان کریں. تاہم انہوں نے اس حکم پر تکمیل کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی. ترک صدر نے ان مذکورہ ممالک کے سفیروں کو سفارتی آداب کے خلاف کام کرنے کا مرتکب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ترکی نہیں سمجھتے, انہیں ترکی کو سمجھنا اور جاننا چاہیے. انہوں نے سفیروں کے بارے میں کہا اگر وہ ترکی کو نہیں جانتے تو انہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے. ان 10 ممالک کے سفیروں نے گزشتہ ہفتے ایک انتہائی غیر معمولی مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیرس میں پیدا ہونے والا سماجی کارکن عثمان کوالاکی کی مسلسل حراست کی مذمت کرتے ہیں اور ترک حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اسے فوری طور پر رہا کیا جائے. دریں اثناء براعظم یورپ میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی اعلیٰ تنظیم کونسل آف یورپ نے ترکی کو حتمی انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ 2019 میں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے عثمان کوالاکی کی رہائی سے متعلق حکم پر عمل کرے اور انہیں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران ہی جیل سے چھوڑ دے. عثمان کوالاکی کو گزشتہ سال 2013 میں احتجاج کے الزامات میں رہا کر دیا گیا تھا, لیکن اس سال انہیں ملک میں فوجی بغاوت کے الزامات کے ساتھ دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اور وہ ابھی زیر حراست ہیں. بالکل جی, یہ تو زیر حراست ہے, لیکن ان کی حراست کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گمبھیر ہوتا دکھائی دے رہا تھا. لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ سچویشن خاصی سنبھل چکی ہے. سچویشن خراب کیوں ہوئی تھی, میں سنبھلی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے. ہم نے رابطہ کیا ہے فیصل عزیز خان سے, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے بہت جو معتبر نیوز چینلز رہے ہیں ان پر بڑی اچھی پوسٹ پر یہ کام کر چکے ہیں. ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جی آج کل یہ TRT ورلڈ استنبول ترکی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں براہ راست. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل عزیز خان صاحب. جی وعلیکم السلام. فیصل بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ترکی سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم نے جو پیکیج چلایا ہم نے اس میں بتایا کہ کیوں امریکہ سمیت جو 10 مغربی ممالک ہیں ان کے سفیروں کو یہاں پر ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. کیا اس پر بہت سارے ممالک کا ری ایکشن آیا ہے, اور اس پر پھر ایک اور رد عمل جو تھا وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا تھا. یہ معاملہ کیا ہے؟ اب کہیں نہ کہیں اطلاعات ہیں کہ گتھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ چکا ہے. جی آسمہ, اب یہ معاملہ سلجھ چکا ہے. آج دن میں پہلے امریکہ نے اور اس کے بعد باقی جو 9 ممالک تھے انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ وہ ویانا کنونشن کی جو ریلیٹڈ جو شک ہے اس پہ عمل پیرا رہیں گے, جس کے مطابق ڈومیسٹک ایشوز میں انٹرفیئر نہیں کرتی ایمبیسیز اور امبیسڈرز جو ہیں. تو وہ گو کہ انہوں نے کھل کے یہ بات نہیں کی کہ جو انہوں نے ترکی میں عثمان کوالا جو یہاں جیل میں ہیں ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ غلط تھا, لیکن بہرحال انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بات باور کرائی کہ ہم اس معاملے میں احتیاط برتیں گے. اور ترک صدر نے بھی آج ایک کیبنٹ کی میٹنگ تھی, اس میں یہ معاملہ جب ڈسکس ہوا تو ترک صدر نے بھی اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیا, اور یہ کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اب جو سارے 10 ایمبیسڈرز ہیں وہ ویانا کنونشن کو فالو کریں گے. تو بہرحال اس وقت یہ جو ایک کرائسس بالکل بن گیا تھا وہ ٹل گیا ہے, اور اب اس وقت ایسا نہیں لگ رہا یا کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ ان ایمبیسڈرز کو بے دخل کیا جائے گا. لیکن بہرحال جو ایک وارننگ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے دی جانی تھی, جو میسج ان کی طرف سے کنوے ہونا تھا ان 10 ممالک کو, وہ کنوے ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ میسج تو چلا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے، ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے بہت ٹائم لگتا ہے دور ہونے میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ترکی کا یہ جو فیصلہ تھا اس سے یورپی یونین اور جو دوسرے ممالک ہیں کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت ناراضی ان میں آ جائے گی، تعلقات کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت متاثر ہو سکتے ہیں فیصل؟ جی دیکھیں، امریکہ کی جانب سے یہ بیسیکلی پہلے قدم لیا گیا تھا اور باقی 9 ملکوں نے تو ان کو جوائن کیا تھا، تو امریکہ سے صحیح. تو ترکی کے تعلقات کچھ حد تک یا کافی حد تک کشیدہ ہیں ہی. بہت سارے معاملات ہیں جو ترکی نے رشیا سے S-400 میزائل سسٹم خریدا، اس کی وجہ سے کشیدہ ہیں. سیریا میں جو ترکی کا نیبرنگ سیریا ہے، وہاں پہ وائی پی جی گروپ ہے جو کہ ترکی جس کو ٹیررسٹ گروپ کہتا ہے، اس کی مسلسل سپورٹ امریکہ کر رہا ہے، ان کو ویپن سپلائی کر رہا ہے. تو اس کے ریاکشن میں بھی بہت زیادہ صدر طیب ایردوان کی جانب سے غم و غصے کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. بڑا اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ معاملات تو کشیدہ ہیں ہی، لیکن بہرحال ابھی نیکسٹ ویک اٹلی میں جو G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے، سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں صدر ایردوان اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی ملاقات ایک شیڈیولڈ ہے. تو امید کی جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. اور جہاں تک یورپی ممالک کا بھی تعلق ہے تو دیکھیں، اگر آپ صدر ایردوان کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو فالو کریں، جہاں بھی ان کو ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی کہ کوئی بھی ملک ان کے انٹرنل افیئرز میں، ٹرکی کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کر رہا ہے، وہاں ان کا رد عمل ہمیشہ سے بہت سخت رہا ہے اور بغیر اس بات کی پرواہ کی کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. ظاہر کشیدہ ہوتے ہیں نتائج، اس کا اثر ترکی پر بھی پڑتا ہے، لیکن بہرحال وہ ہمیشہ کبھی انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. کشیدگی اپنی جگہ موجود رہے گی. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ یہ جو 10 ممالک، جس میں 7 ممالک تو نیٹو کا حصہ ہیں، جرمنی بھی تھا اس میں اور یہ نیدرلینڈز بھی تھا، لیکن یو کے، اٹلی اور اسپین جو کہ یورپین یونین کے، یورپ کے، یو کے تو یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، بڑے ممالک ہیں، وہ تینوں اس میں شامل نہیں تھے. تو یہ بھی بہرحال ایک انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن بالکل کشیدگی تعلقات میں ہے اور مزید بڑھے گی بھی، لیکن اگر ایمبیسڈرز کو نکال دیا جاتا تو وہ کشیدگی بہرحال بہت زیادہ مزید بڑھ جاتی. تو کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ معاملہ فی الحال ٹل گیا ہے، لیکن جو ایک دراڑ ہے وہ بہرحال موجود رہے گی اپنی جگہ. ہاں ظاہر ہے وہ کڑواہٹ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس بھی ہوگی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں. لیکن یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو سماجی کارکن ہیں جن کی حراست پہ اتنا سارا واویلا مچا ہے، اتنا سارا معاملہ بگڑتے رہ گیا، عثمان کالکی، ان کو لے کر کیا سوچ رہی ہے؟ آپ تو ترکی میں موجود ہیں، ترک حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اسی طرح سے زیر حراست رہیں گے یا کچھ نہ کچھ نرمی، کچھ نہ کچھ لچک کہیں نہ کہیں سے پریشر آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دکھائی دے گی ہمیں ترکی کی جانب سے؟ فیصل دیکھیں جو عثمان کوالا ہیں، یہ ان کو سماجی کارکن تو امریکہ اور مغربی ممالک یا ان کے سپورٹر کہتے ہیں. ترک حکومت اور صدر ایردوان کی نظر میں ایک دہشت گرد ہیں جو 2013 میں غازی پاک کے پروٹیسٹ جو ہوئے تھے، جس کے بعد ایک پورے ملک میں وہ پھیلنا شروع ہوئے تھے، اس میں مطلب جو ہے حکومت کے خلاف ایک کیمپین بننا شروع ہو گئی تھی. اصل میں تو ان کو اس حوالے سے اریسٹ کیا گیا تھا اور وہ کیس چل بھی رہا تھا. پھر لاسٹ ایئر اس کو جو ہے ان کو ایک عدالت نے بری کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا کہ یہ جیل میں نہیں رہیں گے. لیکن جو 2016 میں ترکی میں بغاوت ہوئی تھی وہ اس سلسلے میں بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو یہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے. ابھی 26 نومبر کو اس کیس کی مزید ہیئرنگ موجود ہے، مطلب شیڈیولڈ ہے، اس میں یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا. لیکن ترک حکومت اس بات پہ کنونس ہے کہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹ میں ہیں. یہ غازی پارک کے پروٹیسٹ کو بھی انسٹیگیٹ کرنے والوں میں سے تھے اور 2016 کے کو میں بھی ان کا رول رہا ہے. ہرگز ترکش حکومت کا یہ موقف نہیں ہے کہ یہ کوئی سماجی کارکن ہے. یہ موقف ویسٹرن گورنمنٹس کا اور جو امریکہ یا جو اور یورپین ممالک جنہوں نے ان کی رہائی کے لیے لیٹر بھی لکھا تھا، کمبائنڈ 10 ایمبیسیز نے، یہ ان کا موقف ہے. یہاں پہ بڑا کلیئر ہے صدر ایردوان کا موقف کہ وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. لیکن بہرحال عدالت میں کیونکہ مقدمہ زیر سماعت ہے، تو آج بھی صدر ایردوان نے میٹنگ کے بعد یہی کہا کہ یہ جو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا ایمبیسیز کی جانب سے، یہ کوئی ایک شخصیت کی بات نہیں تھی، یہ ٹرکی کی سوورن رائٹس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا ان ملک کی جانب سے. عدالت میں معاملہ ابھی موجود ہے. 26 کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے، اس کے بعد جو بھی ان کی ہیئرنگز ہوں گی تو اس کے ذریعے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو بری کرنا ہے یا ان کو سزا دینی ہے یا کیس کہاں تک چلے گا. ٹھیک ہے جی، 26 کو ہیئرنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا اس ہیئرنگ کے اندر ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو ترک حکومت سوچتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی سماجی کارکن نہیں تھے. انہوں نے بہت ساری یہ جو کارروائیاں جو آپ نے گنوائی ہیں فیصل، یہ ان میں ملوث رہے ہیں اور ان کو سزا
होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है तुर्की सदर का भी तुर्की हुकूमत का। ज़ाहिर है आप आगाह कर रहे थे। फैसल अजीज़ खान सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त तुर्की से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तुर्की के हवाले से जी हम बात कर रहे थे, वहाँ जो मामला एक बिगड़ते बिगड़ते रह गया, सिचुएशन खासी संभल गई है क्योंकि ममालिक की जानिब से माफ़ी मांग ली गई जिन्होंने इस पर एतराज़ किया था इस फैसले पर कि क्यों जी हमारे सफ़ीरों को नापसंदीदा करार दिया गया। तो उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि ओके जी ठीक हो गया, आपको अगर अंदाज़ा हो गया कि आप हमारे इंटरनल जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और आपने उस पर वो कह दिया कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है, बात आई गई हो गई। लेकिन देखना होगा, नज़र रखना होगी कि अब इन सफ़ीरों के साथ मज़ीद वहाँ पर क्या किया जाता है क्योंकि तुर्की इस मामले को ये जो उस्मान ख्वाला हैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छा जी, हमें आगे बढ़ना है। एक और जगह पर मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ये मामला सीरियस हो रहे हैं अक्टूबर के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में वर्कर्स काम छोड़कर हड़ताल की तरफ माइल हैं और अक्टूबर का महीना यहाँ स्ट्राइक अक्टूबर साबित हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हड़तालें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की जा रही हैं। निजी कंपनी जॉन डियर के 10,000 वर्कर्स हड़ताल पर जा चुके हैं, जबकि दलिया बनाने वाली कंपनी जो है केलॉग उसके 1400 वर्कर्स भी हड़ताल पर हैं। तवक्को ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक हेल्थ केयर कंपनी कैसर के 30,000 वर्कर्स काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस साल अप्रैल से अल्बाना में कंपनी के 1,000 वर्कर्स भी हड़ताल पर हैं। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है ये सारी खबरें देख के कि जैसे पूरे के पूरे अमेरिका के जो वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री के, किसी न किसी फैक्ट्री के, वो सब के सब शायद हड़ताल पर हैं या चले जाने वाले हैं। अच्छा, आपको बताएं कि 1 अक्टूबर से मर्सी अस्पताल से 100 नर्सेज भी हड़ताल पर हैं। मगरबी वर्जीनिया में 50 स्टील वर्कर्स ने हड़ताल कर रखी है। हॉलीवुड के 60,000 वर्कर्स ने धमकी दे रखी है कि अगर उनके मुतालिबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए गए तो जी वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। अब ये मामला क्या है, क्यों इतनी सारी हड़तालें जो हैं, मामलात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने राब्ता किया है जी उवैस सलीम साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोफेसर हैं लंबर यूनिवर्सिटी टेक्सास से, हमारे साथ एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू उवैस साहब हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। उवैस साहब, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि ऐसा क्या हो गया है अमेरिका के अंदर। ये तो हम देखते हैं कि बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर होता है ना कि लोगों को लगता है कि जी उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे या उनकी डिमांड्स जो हैं अपनी जॉब्स को लेकर वो पूरी नहीं की जा रही, तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं, एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इतनी सारी कंपनीज, इतने बड़े बड़े शोबे जैसे नर्सेज भी हैं, उन लोगों का हड़ताल पे चले जाना या चले जाने की धमकी देना क्यों हो, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो कल्मिनेशन है एक बड़े लंबे अरसे से जो एक लावा पक रहा था उसकी। ये जिसको अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, जिसमें ये समझा जाता है कि एक आम आदमी जो है वो अगर मेहनत करे तो वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। इस पर बड़े लंबे अरसे से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्कॉलर्स हैं वो भी तनकीद करते रहे हैं, मीडिया में भी लिखा जाता रहा है कि ये कैपिटलिज्म का एक हरबा है मजदूर को इस बात पर आमादा करने का कि वो मेहनत करता रहे, चक्की में पिसता रहे, ताकि उसकी मेहनत का फायदा जो है वो अमीर लोग उठाते रहे और वो तबका जो कि हैव्स का तबका कहलाता है, जिनका तसल्लुत है जो रियासती तमाम वसाइल हैं उन पर भी और माली वसाइल पर भी, वो ताकतवर से ताकतवर होता रहे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक सिलसिला चल रहा था तो इस पर उस तरह से शायद तवज्जो नहीं गई। इस तरह से जो वो वर्कर्स हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डे टू डे स्ट्रगल में उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो इसको उस तरह से समझ सकते या कोई कार्रवाई कर सकते। अब ये पिछले तकरीबन 19-20 महीने से जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है और उसमें हमने देखा कि कारोबार के हवाले से भी बहुत ज्यादा अपहीवल हुई है। बहुत सारे कारोबार जो हैं वो बंद हुए हैं, कई लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं इस मुल्क में, मसलन वॉलमार्ट है या अमेजॉन है या इस किस्म के जो कारोबारी जायंट्स हैं, उनकी दौलत में बेबहा इजाफा हुआ है। लेकिन जो आम आदमी है उनकी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो शायद पहले से ज्यादा अबतर हुई है। तो उनको ये एहसास पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से होना शुरू हो गया है कि हमारी मेहनत का हमें उतना मुआवजा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। मसलन अमेजॉन ने जो हार्डशिप पे थी वो 3 महीने के लिए दी और उसके बाद बंद कर दी।
सो ये तमाम वो मामलात हैं जिनकी वजह से वो गुस्सा, वो लावा जो पक रहा था, वो एक तरह से अब उबलना शुरू हो गया और उसने एक यूनियन गुस्सा, साजी ये की लावा शक्ल जो इख्तियार उबल कर रहा ली है। है, इसके उबलने का कोई फायदा होगा? आपको लगता है कि वर्कर्स के जो मुतालिबात हैं, कोई छोटी तादाद तो नहीं है, तकरीबन बहुत सारे शोबे हैं जहाँ से लोग सामने आ रहे हैं, हर शोबे के लोगों के मुतालिबात मानना, उन पर अमल दरामद करना, उनकी हड़ताल एहतजाज ख़त्म करवाना हुकूमत के लिए पॉसिबल होगा? कामयाब होंगे वर्कर्स अपने मुतालिबात मनवाने में? वैसा देखिए, उसके लिए भी अमेरिका के निज़ाम को और डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ने सदर बाइडेन की तरफ से एक इज़हार यकजहती ज़रूर किया है कि वो इन वर्कर्स की डिमांड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बाकायदा एक कलीदी किरदार अदा कर सकें, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर रियासत जो है उसके अपने कवानीन होते हैं, उसकी अपनी पर वेज पे होती है। सो जो रियासती जिस रियासत में भी वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो कारोबारी इदारा है, उस रियासत के कवानीन के अंदर रहते हुए इस मामले को हल करना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें यकीनन ये जो अभी 1 लाख से ज्यादा तकरीबन वर्कर इस मुहिम को ज्वाइन कर चुके हैं और मजीद कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, इसमें जो कारोबारी हजरात हैं उनको यकीनन कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का मुजाहरा करना होगा। अदरवाइज जो कोरोना के दिनों में पहले ही जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब है, शेल्फ खाली हैं स्टोर्स के, इस मामले में अगर मजीद कोई डिले हुआ और मजीद ये मामला कुछ अरसा चला और हल ना हुआ, तो यकीनन उसका इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, जिसको ना रियासती हुकूमतें उस तरह से बर्दाश्त कर सकेंगी, ना जो फेडरल हुकूमत है व्हाइट हाउस में बैठी हुई वो बर्दाश्त कर सकेगी। ठीक है। अच्छा वैसे हर जगह जहाँ पर वर्कर्स मौजूद होते हैं, जब उनको कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम देखते हैं कि यूनियंस बन जाती हैं। वो यूनियंस अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, कोई ना कोई किरदार अदा करती हैं। अमेरिका में ये जो यूनियंस हैं वर्कर्स के हुकूक के लिए, क्या किरदार है इनका? किस हद तक ये मौसर साबित हो पाएंगी, ख़ासतौर पर अभी ये जो स्ट्राइक्स हम होते हुए देख रहे हैं अक्टूबर के महीने में ख़ास तौर पर? देखिए, यूनियंस मौजूद तो हैं, लेकिन सरकारी महकमों में ज्यादा मौसर हैं। जो ये प्राइवेट कारोबारी हजरात हैं वो इसको डिस्करेज करते हैं अमूमी तौर पर, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई थी और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। जैसे मैंने अमेज़न का तज़किरा किया, वो सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त अमेरिका में और पूरी दुनिया में। इस वक्त पहली दफा अमेज़न में ये कोशिश हो रही है कि यूनियन को मुनज़्ज़म किया जाए। तो जिस तरह ये वर्कर आपस में जुड़ रहे हैं, खास तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों के, मेरा ये ख्याल है कि इससे इनका वजन भी बढ़ेगा और इनकी रीच भी बढ़ेगी। सही है, बहुत शुक्रिया। उवैस सलीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेक्सास से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे स्ट्राइक अक्टूबर पर, यानी अक्टूबर के महीने में जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हम स्ट्राइक्स होती हुई, हड़तालें होती हुई देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया उवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जी अभी हमें बात करनी है बर-ए-आज़म एशिया के हवाले से, और यहाँ आज हम जिक्र कर रहे हैं मालदीव के दारुल-हुकूमत माली का, जहाँ हज़ारों लोगों ने मुल्क से भारतीय फ़ौजियों को हटाने का मुतालबा किया है और सड़कों पर इस सिलसिले में मार्च भी किया है। अब ये भारतीय फ़ौजी जो हैं ये मालदीव में क्या कर रहे हैं, कब से मौजूद हैं, क्यों यहाँ के अवाम इनसे तंग हैं, क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है और आया ये मुतालबा वहाँ की हुकूमत मानेगी नहीं मानेगी, ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं एक पैकेज में, आपको दिखाएंगे। मालदीव से भारतीय फौजियों को हटाने का मुतालबा करते हुए हजारों लोगों ने दारुल हुकूमत माले शहर की सड़कों पर मार्च किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मालदीव के हिज़्ब इख्तिलाफ की अपोजिशन प्रोग्रेसिव कांग्रेस इत्तेहाद के ज़रिए तमाम एहतजाज 2 रोज कबल दोपहर 4 बजे किया गया। मुजाहिरीन ने शहर में मार्च करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत के साथ फौजी मुआहदे मनसूख किए जाएं। मुजाहरे में शरीक हजारों लोगों ने हुकूमत से भारतीय फौजियों को हटाने का मुतालबा किया है। मुजाहरे में मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह, वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नशीद और वजीर दिफा मारिया दीदी को गद्दार करार दिया है। हालिया तारीख में माले शहर में मुनाकिद होने वाला सबसे बड़ा एहतजाज है। एहतजाज के मुंतज़िमीन ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई सरगर्मियां मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने इस हवाले से आइंदा प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिरकत की दावत दी है। आवाम की इस तहरीक का मकसद भारत की मालदीव में मौजूदगी का खात्मा है। मालदीव के लोगों का ख्याल है
کہ بھارتیوں کی موجودگی ان کے ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ یہاں موجودہ بھارتی سفارتکاروں نے بھارت کے خلاف بھڑکتے جذبات کے پیش نظر حکومت سے زیادہ سیکیورٹی طلب کر لی ہے۔ مالدیپ میں چین کا اثر بھارت سے کہیں زیادہ ہے۔ آج کل یہاں بھارت کو ملک سے آؤٹ کرنے کی تحریک زوروں پر ہے۔ T20 کے حوالے سے پرومو آپ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے جانا کہ مالدیپ میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھارت جو ہے، بھارتی فوج جو ہے وہ نکل جائے۔ تو کل ایک اور جگہ پر بھی اب بھارت کو نکالا گیا ہے۔ کہاں سے نکالا گیا ہے؟ کرکٹ کے گراؤنڈ سے نکالا گیا ہے۔ کس کی جانب سے نکالا گیا ہے؟ پاکستان کی جانب سے نکالا گیا ہے۔ جی ہاں، T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دے کر پہلی رکاوٹ تو دور کر لی ہے، لیکن اب اگلا ہدف ہے نیوزی لینڈ گرین۔ ابھی ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے سوڈان، جہاں فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا ہے۔ فوج نے صدارتی محل، وزیر اعظم آفس سمیت متعدد سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال کر دستے تعینات کر دیے ہیں۔ صورتحال کیا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ افریقی ملک سوڈان میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور عبوری حکومت کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آج صبح سوڈان کی فوج وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت 4 وزراء کو حراست میں لے لیا اور صدارتی محل، وزیر اعظم آفس سمیت دیگر اہم عمارتوں اور سرکاری تنصیبات پر فوج نے کنٹرول حاصل کر کے دستے تعینات کر دیے ہیں۔ سوڈان کی وزارت اطلاعات کے فیس بک پیج پر ملک کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن مظاہرے کریں اور انقلاب کا تحفظ کریں۔ حمدوک نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکی افواج نے انہیں گھر میں قید کر دیا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فوجی بغاوت کے حق میں بیان دیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے ایسا بیان جاری کرنے سے انکار کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فوج نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کی عمارتوں پر قبضہ کر کے متعدد ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ خرطوم میں لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کرنے کے لیے شہر میں فوجی اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کے جمہوریت نواز گروپ نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی فوجی بغاوت کے خلاف مزاحمت کریں۔ سوڈان میں فوجی اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان طویل عرصے سے مخاصمت چلی آ رہی تھی۔ سوڈان کی فوج 2019 میں صدر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ عبوری حکومت میں شریک اقتدار ہے۔ یہاں فوج نے کئی سیاسی گروپس کے اتحاد، فورسز فار فریڈم اینڈ چینج کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کے لیے ایک ڈیل کی، جس کے بعد ایک آزاد کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ڈیل کے تحت ملک میں 1 سال کے اندر عام انتخابات کو یقینی بنایا جانا تھا اور اقتدار سیاسی جماعتوں کو منتقل ہونا تھا، کیونکہ اس حوالے سے سیاسی رہنماؤں اور فوج میں شدید تقسیم تھی۔ اس مہینے سوڈان میں جمہوریت کی بحالی کے مخالفین نے خرطوم کی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے فوج سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ملک کا اقتدار سنبھالے۔ جمہوریت نواز لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فوج کی طرف سے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی منظم کوشش ہے۔ گزشتہ جمعرات کے روز ہزاروں افراد نے عبوری حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے خرطوم میں مظاہرہ کیا تھا۔ اور ہم خبر ہے کولمبیا سے، جہاں انتہائی مطلوب منشیات اسمگلر اور بڑے جرائم پیشہ گینگ کے سرغنہ اتونیل کو 2 روز پہلے آرمی، ایئر فورس اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کولمبیا کی حکومت نے اس سے متعلق معلومات دینے والے کے لیے $8 لاکھ کا انعام رکھا تھا، جبکہ امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ کولمبیا کی سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن کر کے
منشیات स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग के सरगना ओटोनियल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे लातीनी अमेरिका में बदनाम जमाना स्मगलर पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद मंशियात का बड़ा सरगना समझा जाता था। आलमी खबर इदारे के मुताबिक कोलंबिया के सदर एवन दोगी का कहना है कि गल्फ क्लीन के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है मंशियात के धंधाबाजों के लिए ये इस सदी का बड़ा धचका है। कोलंबिया की हुकूमत ने ओटोनियल के ठिकाने की निशानदही करने वाले के लिए $8 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था। ओटोनियल की गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अफसर जान की बाजी हार गया है। 50 साल स्मगलर को कोलंबिया के उराबा रीजन के देहात से सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। इस पर दर्जन भर से ज्यादा कोकेन की खेप अमेरिका भेजने का इल्जाम है और उसने कई पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल किया है और बच्चों को अपने धंधे के लिए जिनसी हिरासगी का निशाना बनाना भी इसके जराइम की फहरिस्त में शामिल है। गल्फ क्लीन गिरोह में 1200 मुसल्ला अफराद शामिल हैं, जो कोलंबिया के 32 सूबों में से 10 सूबों में मौजूद हैं। इनमें अक्सरियत गिरोह के कारकुन फौज के साबिक एहलकार हैं। इस गिरोह पर इल्जाम है कि उसने मुल्क में कम्युनिटी लीडर्स को धमकियां दी हैं और उन्हें कत्ल भी किया है। कोलंबिया पुलिस के कमांडर जनरल का कहना है कि हमें मालूम था कि वो 8 सिक्योरिटी टीमों के हिसार में नकलो हरकत करता है, जिस पर हमने अमरीकी और बरतानवी एजेंसियों की मदद से इलाके की सैटेलाइट मालूमात हासिल की हैं और इंटेलिजेंस के 50 अफसरान को उसकी लम्हा बलम्हा मालूमात लेने पर मुकर्रर किया। पुलिस को इनके ठिकाने का 2 हफ्ते पहले इल्म हुआ था। हालिया चंद बरसों में उसे गिरफ्तार करने के लिए बहुत ऑपरेशन किए गए, जिसमें हजारों अफसरान ने हिस्सा लिया, मगर इनमें से कोई भी कामयाबी से हमकनार न हो सका। तवक्को की जा रही है कि ओटोनियल को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। आज दुनिया भर में क्या अहम हुआ, इस प्रोग्राम में हमने आपसे शेयर किया। मजीद खबरों अपडेट्स के साथ कल रात दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे, हमारे साथ रहिएगा।